माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम सचिन गुप्ता और आज हम लोग पढ़ने वाले हिंदी व्याकरण का चांदनी बुक, जो कि एक हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक है। और बेसिकली ये हम लोग क्लास 8 की बुक लिखे लिए हुए हैं, बट इसके थ्रू हम लोग सभी यानी कि क्लास 2, 3 से लेकर करीब 8, 10 तक की सभी जो भी क्लासेस हैं सबको हम लोग रन करेंगे। ठीक है, बिकॉज जो हिंदी व्याकरण होता है, हिंदी ग्रामर होता है, सभी के लिए सेम होता है, इसलिए हम लोग ये सभी के लिए करेंगे। ठीक है, जिसमें हम लोग कवर अप क्या करने वाले हैं, तो काल है, संधि है, क्रिया है, शब्द रचना, पत्र, संज्ञा, सर्वनाम, निबंध, वचन, पद, वाक्य विचार, समास, मुहावरे, लिंग, वर्ण, अपठित गद्यांश और मुहावरे और भाषा से लेकर अनेक और भी छोटे छोटे टॉपिक को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। और इसकी जो विषय सूची है वो नीचे आप लोग देख सकते हैं, जिसमें हिंदी भाषा, वर्ण वर्तनी है, शब्द रचना है, संधि, समास, शब्द भंडार और संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, विशेषण, कारक, वाच्य, काल, मुहावरे, विराम चिन्ह, मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है, डायरी और अनुच्छेद लेखन, अपठित गद्यांश है, अपठित पद्यांश है, पत्र लेखन है, निबंध लेखन है। ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं और इसका पीडीएफ हम आप लोग को दे देंगे। जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर है वो हिंदी भाषा है, हिंदी लैंग्वेज है। तो भाषा क्या है, सबसे पहले इसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं। यानी कि आप लोग को बता दें कि भाषा क्या है, एक माध्यम है। माध्यम कह लीजिए कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो कम्युनिकेशन का एक साधन है, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिख कर प्रकट करते हैं। भाषा ये नहीं होता है कि जिसको हम लोग बोलें वही भाषा होती है। भाषा द्वारा हम मतलब किसी को अगर लिख के भी कम्युनिकेट कर रहे हैं या किसी से बातें कर रहे हैं तो वो भी एक भाषा होता है। जैसे कि हम किसी चीज़ को इंग्लिश में लिख कर किसी को समझाने का प्रयास करते हैं या हिंदी में लिखकर हम किसी को बताने का प्रयास करते हैं, तो वो भी एक भाषा होती है, उर्दू भाषा होती है। ठीक है, इस तरीके से अनेक भाषाएं हमारे पास होती है और दूसरों के विचार सुनकर या पढ़कर समझते हैं। यानी कि जो दूसरे लोग हैं उनके विचार यानी अंदर जो बातें चल रही हैं उनको हम सिर्फ देख कर तो पता नहीं कर सकते, बिकॉज जैसे कि हमारे अंदर क्या चल रहा है आप देखकर हमें उतने अच्छी तरीके से पता नहीं कर सकते। बट अगर वहीं हमें अभिव्यक्ति कर दे, यानी कि आप अपने विचारों के बारे में हमें मौखिक रूप से या लिखित रूप से बता दें, तो हम ज़रूर आप लोग को या आप हमें समझ सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। बिकॉज हमने आपको ये वो बातें बताई है कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, हमारी विचार क्या है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, जो भाषा शब्द है उसकी उत्पत्ति किससे हुई, तो भाष धातु से हुई। भाष धातु रूप क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, पूरी डिटेलिंग के साथ धातु रूप की पूरी चर्चा हम लोग करेंगे। भाषा वर्णों की जो व्यक्त की जाने वाली अर्थयुक्त वाणी है, यह वाणी का कोई अर्थ नहीं है तो वह भाषा नहीं कहला सकती। ध्यान दीजिए, जो भाषा शब्द है उसकी उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। भाष कैसा वर्ड है, तो एक धातु है और ये संस्कृत का वर्ण है। भाषा वर्णों में व्यक्त की जाने वाली अर्थयुक्त वाणी है। भाषा जो है यानी वर्ण यानी जो हमारे पास शब्द होते हैं, शब्द जिससे मिलकर बनते हैं, शब्द जिससे मिलकर बनते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। तो ऐसे वर्णों से व्यक्त की जाने वाली अर्थयुक्त वाणी है, यानी कि उसमें अर्थ छुपा हुआ है, ऐसी वाणी है। यदि वाणी का कोई अर्थ नहीं है तो भाषा नहीं कहला सकती। मतलब कहने का समझिए आप लोग कि अगर मान लीजिए कोई कुछ बोल रहा है या लिख रहा है, बट उसके बोलने या लिखने का कोई भी अर्थ नहीं निकल रहा है, तो भाषा नहीं कहला सकती। जैसे कि कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ भी बोले जा रहा है, ठीक है, कुछ भी बोले जा रहा है, वो जो बोल रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है, तो भाषा नहीं कहला सकती।
ठीक है। अच्छा हाँ, एक बात इससे आप लोग ये मत लगाइएगा जैसे कि कोई यहाँ से फ्रांसीसी आ गया, यानी कि कह लीजिए कि ऐसा कोई व्यक्ति आ गया जिसके बारे में हम नहीं समझ पा रहे हैं, बट हम मतलब हमारे आसपास जो भी है वो नहीं समझ पा रहा है, तो ऐसा नहीं कि वो भाषा नहीं है। अगर उस जो बोल रहा है उसको दुनिया में कोई भी व्यक्ति समझ पा रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो समझ पा रहा है उसे, तो भाषा कहलाएगी। ऐसा नहीं है कि जैसे कि कोई गुजराती या बंगाली आ गया हमारे बनारस में और बनारस के लोग बंगाली या गुजराती नहीं समझ पा रहे तो भाषा नहीं है वो भी भाषा है, बट हमारे यहाँ की नहीं है। अब यहाँ पे दिया गया है कुछ विभिन्न भाषाएं। विभिन्न भाषाएं में विश्व में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं, जैसे संस्कृत होती है, ग्रीक है, लैटिन है, फ्रांसीसी है, अंग्रेजी है, जर्मनी है, रूसी है, बंगला, गुजराती, ये सब क्या है, एक अनेक भाषाएं हैं। ठीक है, एक एक अलग अलग भाषाएं हैं। अब ध्यान दीजिए, लिपि, भाषा और लिपि में अंतर होता है। ठीक है, भाषा को लिखने की विधि लिपि होती है, यानी कि अगर हम जो भाषा है उसको ओरल जो बोल रहे हैं, मौखिक रूप से जो बोल रहे हैं वो तो भाषा है ही, बट अभी हमने जो बातें की कि भाषा को हम लिख के भी व्यक्त कर सकते हैं, अभिव्यक्ति जो होती है उसे हम लिख के भी कर सकते हैं भाषा का। तो जो लिखने की विधि होती है, जिस रूप में हम लिखते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, उच्चारण के समय मुख से निकलने वाली ध्वनियों को अंकित करने के लिए निश्चित किए गए चिन्ह लिपि कहलाते हैं। यानी कि जो हमारे मुंह से निकल रहे ध्वनि है, जो भी आवाज़ है उसको अंकित करने के लिए यानी लिखने के लिए जो भी चिन्ह हम लोग, चिन्ह यानी मार्क जो भी हम लोग यूज करते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। दूसरे शब्दों में वही बात कह दी गई है कि भाषा को लिखने की विधि क्या कहलाती है, लिपि कहलाती है। अब यहाँ पे देखिए कुछ भाषा दिए गए हैं, उनके लिपि दिए गए हैं, जैसे कि हिंदी है, मराठी है, संस्कृत है, नेपाली है। ये सब किस लिपि में लिखे जाते हैं, तो देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। ऐसे ही उर्दू है, अरबी है, फारसी है, ये किस लिपि में लिखे जाते हैं, तो फारसी में लिखे जाते हैं। अंग्रेजी है, फ्रेंच है, जर्मन है और स्पेनिश है, ये रोमन भाषा में लिखे जाते हैं। पंजाबी गुरुमुखी भाषा में लिखे जाते हैं। चीनी जो है उनकी लिपि क्या है, तो कांजी है। रूसी और बुल्गेरियम क्या है, वो सिरिलिक है। ठीक है, तो ये अलग अलग लिपियां हैं और अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखी जाती है। अब ध्यान दीजिए, जो हिंदी है एक भाषा है, कैसी एक भाषा हुआ, इसका एक परिचय, छोटा सा परिचय हम लोग इसमें देखेंगे। तो हिंदी का उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है। ठीक, बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, आप लोग को ध्यान रखनी है। अगर कोई भी पूछ दे कि हिंदी का उद्गम यानी कि हिंदी की शुरुआत यानी कि हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है, तो आप ज़रूर बताइएगा उनको कि हिंदी का जो शुरुआत है या हिंदी का जन्म जो है या हिंदी का उद्गम जो है वो संस्कृत भाषा से ही हुआ है, जो न सिर्फ हिंदी वरन सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। ठीक, जो संस्कृत भाषा है वो सभी आर्य भाषाओं की जननी मानी जाती है। एक और ये फैक्ट है कि जो आर्य भाषाएं जितनी भी हैं सभी की जो जननी है वो संस्कृत भाषा ही है। अब ध्यान दीजिए, संस्कृत से हिंदी का विकास क्रम इस प्रकार है। अब ध्यान दीजिए, वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत सबसे पहले हुआ क्या, जो वैदिक संस्कृत हमारी है उससे हमारे लौकिक संस्कृत का जन्म हुआ। फिर लौकिक संस्कृत से पाली का जन्म हुआ। पाली जो कि आप लोग बुद्ध की जो भी रचनाएं हैं, यानी कि बुद्ध ने जो भी भाषा एक्सेप्ट किया था वो कौन सा भाषा है, वो पाली थी। और पाली से कहाँ हम लोग पहुँचे, प्राकृतिक भाषा में पहुँचे। पाली से प्राकृतिक भाषा में पहुँचे और प्राकृतिक भाषा से अपभ्रंश भाषा यानी कि कुछ ऐसी टूटी फूटी हिंदी तक हम लोग पहुँच चुके थे। और अपभ्रंश से सौर सेनी और मगधी अपभ्रंश तक हम पहुँचे और फिर अपभ्रंश से हम लोग कहाँ पहुँचे, हिंदी में पहुँचे। यानी कि टूटी फूटी हिंदी के बाद हम लोग कहाँ पहुँचे,
फिर उसके बाद जाकर तब तो हम लोग कहाँ पहुँचे, हिंदी में पहुँचे। भारत के अलावा हिंदी मॉरिशस, फिजी, सूरीनाम, त्रिनिडाद आदि देशों में भी बोली और समझी जाती है। अब ये बातें ध्यान में रखने वाली बातें हैं कि भारत के अलावा और किस देशों में हिंदी बोली जाती है, तो मॉरिशस में बोली जाती है, फिजी में बोली जाती है, सूरीनाम में बोली जाती है, त्रिनिडाद में बोली जाती है, और इसके अलावा भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पे एक ही बोली जाती है, जैसे जापान हो गया, नेपाल हो गया, और बांग्लादेश हो गया, पाकिस्तान हो गया, इन देशों में भी हिंदी बोली और समझी जाती है। ठीक है, यानी कि जो भारत के पड़ोसी देश हैं उसमें तो हिंदी समझी ही जाती है और बोली जाती है, कुछ ही जगह, हर जगह नहीं। ठीक, हिंदी एक पूर्ण वैज्ञानिक, रोचक और सरल और उदार भाषा है। अब इसकी जो विशेषताएं हैं ये बताया जा रहा है। इनसे अपने भीतर अन्य भाषाओं के अनेक शब्दों को भी स्वीकार कर लिया है। इसमें जो अक्षर जैसे लिखा जाता है ठीक वैसे पढ़ा भी जाता है। हिंदी का आज जो रूप प्रचलित है उसी खड़ी बोली कहते हैं। यानी कि जो आज हम लोग हिंदी बोलते हैं वो कैसा है, तो खड़ी बोली है। ठीक है, सहज व प्रभावशाली होने के कारण यह जनसंपर्क की भाषा बन गई है। बिकॉज जो हिंदी है वो काफ़ी सिंपल और प्रभावशाली होती है, और इसी के कारण ये क्या कि जनसंपर्क यानी कि एक दूसरे से संपर्क करने की भाषा बन गई है। और यह राजभाषा व राष्ट्रभाषा के पद पर भी आसीन है। और वह हमारे यहाँ जो राज्य भाषा यानी कि जो हमारा उत्तर प्रदेश की राजभाषा है वो भी हिंदी है, और राष्ट्रभाषा भी हमारी क्या है, हिंदी के ही पद पर है, यानी हिंदी ही है। हिंदी की लिपि क्या है, देवनागरी है। इसमें वर्ण और मात्राओं को मिलाकर लिखा जाता है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, हिंदी राजभाषा के रूप में कब आया, क्या आया, कैसे देखते हैं इसको। देश की राजकीय और प्रशासनिक कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है कि देश के राजकीय और प्रशासनिक कार्यों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, राजभाषा कहते हैं। 14 सितंबर सन 1949, ये सन आपको याद रखना है, कौन सा सन है, तो 14 सितंबर सन 1949 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया। इसके अतिरिक्त जिन भारतीय भाषाओं को मान्यता मिली उनके नाम इस प्रकार हैं। यानी कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने जो है हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया है, बट उसके अलावा भी कुछ भारतीय भाषाएं हैं जिनको मान्यता मिली, जैसे कि असमिया है, उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, और भी अलग अलग पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मलयालम और मैथिली, संस्कृत और सिंधी आदि भाषाएं हैं जिनको की मान्यता भारतीय भाषाओं के रूप में मिली है। अब ध्यान दीजिए, हिंदी की कुछ उपभाषाएं भी हैं। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी सी देखते हैं। बोली एक सीमित क्षेत्र में बोला जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप होता है। यह कुछ मीलों के अंतराल पर ही बदल दी जाती है। उपभाषा एक विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। जो उपभाषा है एक विस्तृत क्षेत्र में बोली, मतलब बड़े एरिया में बोली जाने वाली एक भाषा होती है। जब कोई उपभाषा सर्वमान्य और परिमार्जित रूप ले लेती है तो वह भाषा कहलाती है। जैसे कि कोई ऐसी उपभाषा है जो कि सर्वमान्य यानी कि सब जगह मान्य हो, और परिमार्जित यानी कि बहुत बड़े रूप में वो एक रूप ले लेती है, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, भाषा कहते हैं। हिंदी की उपभाषाएं तथा बोलियां कुछ इस प्रकार हैं, जैसे पूर्वी हिंदी और बिहारी हिंदी। पूर्वी हिंदी में हम लोग अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलते हैं कुछ बोलियां, और बिहारी हिंदी में मैथिली है, भोजपुरी और मगही, जो हम लोग भोजपुरी बोलते हैं वो बिहारी हिंदी में आता है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में क्या आता है, तो करवी है, हरियाणवी है, दक्षिणी है, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये सब कहाँ आता है, पश्चिमी हिंदी में आता है। राजस्थानी हिंदी में कौरवी आता है, खड़ी बोली जयपुरी आता है, मेवाती, मालवी, ये सब राजस्थानी हिंदी आता है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी है, गढ़वाली है, ये सब कहाँ आता है, पहाड़ी हिंदी में आता है। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए आगे थोड़ा सा। 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है और पूरे देश में स्थान स्थान पर हिंदी के प्रचार प्रसार को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक गोष्ठियाँ और कार्यक्रम चलाए जाते हैं। यानी कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और इस दिन क्या किया जाता है? तो पूरे देश में स्थान स्थान पे हिंदी का प्रचार प्रसार करने को लिए सभी लोग को प्रोत्साहित किया जाता है। अनेक गोष्ठियाँ बनाई जाती, कार्यक्रम चलाए जाते हैं, ठीक। और ऐसे भी हम लोग का हिंदी जो है राजभाषा है। हम लोग को हिंदी को इस टाइम जो है हिंदी जो है काफ़ी वीक पड़ती जा रही है। लोग इंग्लिश को ट्रेंड दे रहे हैं, बट हमारी हिंदी जो है राजभाषा है, इसलिए हम लोग को इंग्लिश के साथ साथ ही हिंदी पे भी काफ़ी जोर देना चाहिए, ठीक। और इसी के साथ ये जो अभ्यास है इसको आप लोग देख लीजिएगा और इसको आप लोग जो है कि नोट डाउन करके हमको शेयर करिएगा व्हाट्सएप पे, या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं, ठीक। और इसी के साथ जो है ये वीडियो इंटअप होता है और आप लोग बने रहिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। और इसी के साथ हमारी आप लोग के साथ बहुत बहुत दुआएं। और ये वीडियो इंटअप होता है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर।